Hello friends, today we are here for the 6th lecture of chapter number 2 in standard 9 for the foundation. In this lecture, we are going to discuss about the most important theory, and the name of the theory is power. See, the name of the chapter is work, energy and power. We have discussed about work, we have already discussed about energy, now we are going to learn about power. There are three subtopics, means work is different, energy is different, power is different. We accumulate all that three subtopics and make one chapter, and the name given it is work, energy and power. So without wasting our time, let us discuss what is power and why power is necessary. Why you are defining the term power? Is it necessary to define? सी, मैं आपको क्या बोलता हूं कि अगर आपको आपके घर में कलर करवाना है तो आप क्या करेंगे? किसी कारीगर को मिलेंगे जो कलर काम करता हो, उसको आप बोलेंगे कि भाई मेरे इतने रूम का घर है, मेरे को सारी जगह पे कलर करना है, अंदर से भी करना है, बाहर से भी करना है, आप कौन सा कलर चूज करोगे वो मेरे को बता दो। मतलब कि या तो वो सजेस्ट करेगा कि आपका ये कलर बेटर रहेगा, या तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपका ये कंपनी का कलर अच्छा रहेगा। फिर आप ये बोलोगे कि इसमें कितने लोग लगेंगे, वो बोलेंगे कि हम 2 लोग मिलके कर देंगे। फिर आप पूछोगे कि आपका दाम क्या रहेगा, आप कितना रुपीस चार्ज करोगे मेरे को, तो वो बोलेंगे कि मैं अकेला 600 रुपीस पर डे का चार्ज करूंगा, मेरे साथ वाला भी 600 रुपीस पर डे का चार्ज करेगा, हम दोनों मिलके 600 रुपीस ईच चार्ज करेंगे। तो आप वापिस सवाल करोगे कि दिन के काम खत्म कर दो, तो वो बोलेगा कि मैं हम लोग दिन के अंदर आपका पूरा घर अंदर से पूरा कलर काम कर देंगे। ठीक है, आप अपना ऑर्डर नहीं देंगे, आप दूसरे तीसरे बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आप किसी से मिले और उसको ही ऑर्डर दे दिया। आप थोड़ी बहुत जान पहचान तो करेंगे ना कि भाई ये इसके अंदर इतना काम कर रहा है, इतना पैसे ले रहा है, कोई दूसरी जगह पे दूसरा क्या कर रहा है, तो आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मिले, उसको आपने पूछा कि भाई मेरे को मेरा घर अंदर से बाहर से कलर काम करवाना है, ये कंपनी का कलर चाहिए मेरे को, आप क्या चार्ज करोगे और कितने दिन के अंदर मेरे को खत्म करके दोगे? वो बोलेंगे कि हम 600 रुपीस ईच चार्ज करने वाले हैं और 7 दिन के अंदर हम आपका घर कंप्लीट कर देंगे, अंदर से भी बाहर से भी पूरा कलर काम 7 दिन के अंदर कर देंगे, 600 रुपीस हम दोनों लेंगे और 2 ही लोग चाहिए हमको। तो आप अपना ऑर्डर किसको दोगे? स्वाभाविक है कि दूसरे वाले इंसान को ही दोगे। क्यों? आप देखो, काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, पहले जिसको मिले आप वो भी आपका काम कर रहा है, दूसरी बार जिसको मिले आप वो भी आपका काम करके दे रहा है, फिर भी आप पहले वाले के पास नहीं जाकर दूसरे वाले के पास अपना ऑर्डर देते हैं। क्यों? वर्क तो सेम ही है, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपके वर्क के ऊपर नहीं है, वर्क कंप्लीट करने के टाइम के ऊपर है। सो इन डेली लाइफ समटाइम्स टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वर्क इज नॉट। दोनों वर्क तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन कौन कम टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट करके दे रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एट दैट टाइम वर्क इज नॉट सफिशिएंट, इन लेस टाइम वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ये आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपने एक अलग टर्म डिफाइन की जिसको आप बोलते हैं पावर मीन्स व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम कितने समय के अंदर कंप्लीट करते हैं वो रेट। मतलब कि आप देखो ना, तो पावर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, पावर मीन्स व्हाट? पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क।
आप मैथमेटिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन T. पावर मीन्स वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क. See, you have a plenty of formulas for the work. Work means what? F dot D. If work is F dot D, then power is what? F dot D upon T. Work means W means delta U. So power means delta U upon T. Hello? Work means delta K according to energy conservation theorem. According to work power, according to work energy theorem, W is equal to delta K. So power is equal to what? Delta K upon T. Sometimes you are writing that P is equal to dW upon dt. अगर आपको बहुत छोटे इंटरवल के लिए वर्क डिफाइन करना होता है तो आप W नहीं लिखते, dW लिखते हैं, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है dW अपॉन dt. इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले. अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे फॉर्मूलाए वर्क के हैं. जितने भी फॉर्मूलाए वर्क या तो एनर्जी के हैं, उसको आप टाइम के साथ डिवाइड कर दो तो वो सारे के सारे फॉर्मूलाए पावर में कन्वर्ट हो जाता है. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T, P is equal to F dot D upon T, P is equal to delta U upon delta T, P is equal to delta K upon T. Sometimes P is equal to mgh upon T. Hello? This is one another formula for energy. Energy is equal to mgh upon T. So power is mgh upon T. अब हम ये भी साथ साथ में देख लेते हैं कि पावर के यूनिट क्या क्या है. तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. वर्क कैन बी मेजर इन जूल और एनर्जी कैन बी मेजर इन जूल. सो वर्क का यूनिट आएगा जूल, टाइम का यूनिट आएगा सेकेंड. सो पावर का यूनिट क्या आएगा? जूल पर सेकेंड. हेलो, जूल पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर पावर. साइंटिस्ट है वॉट करके, उसको ऑनर देने के लिए जूल पर सेकेंड को कभी कभार वॉट भी बोला जाता है. कभी कभार नहीं, ज्यादातर बार पावर का यूनिट वॉट ही लेते हैं, कभी कभार ही हम जूल पर सेकेंड बोलते हैं. सो पावर के दो यूनिट है, जूल पर सेकेंड और वॉट. यूनिट ऑफ पावर इज unit of power is joule per second, or you can say watt, but watt is very small unit. कभी कभार ऐसा ये पावर प्लांट इतना मेगावाट बिजली तो इतना किलोवाट, तो समटाइम्स वॉट की जगह पे किलोवाट या तो मेगावाट ऐसे कोई यूनिट भी बोले जाते हैं. किलोवाट मतलब क्या? 10⁻³ वॉट. मेगावाट मतलब क्या? 10⁻⁶ वॉट. 1 किलोवाट मीन्स 10⁻³ वॉट. 1 मेगावाट मतलब 10⁻⁶ वॉट. ठीक है. साथ साथ में आप ये भी देख लो, एवरेज पावर, एवरेज पावर, और यू कैन से दैट ऐसे लिखा होता है P फिर ऐसा ऐसा ऐसे आम P. P का फॉर्मूला है, एवरेज पावर का फॉर्मूला है डेल्टा W अपॉन डेल्टा T. मतलब कि इतने टाइम के अंदर इतना वर्क हुआ उसको आप एवरेज पावर बोलते हैं. कि भाई चलो कोई एक वर्क स्टार्ट हुआ फिर 10 घंटे तक वो वर्क चला, तो आप पावर कैसे डिफाइन करोगे? एवरेज पावर से, क्योंकि टाइम लगा है 10 घंटे तक का, वो 10 घंटे में कितना वर्क हुआ. सो डेल्टा T मतलब कि 10 घंटे में इतना वर्क हुआ, डेल्टा W. कभी कभार क्या करते हैं, ये टाइम को बहुत ही कम कर देते हैं, मतलब कि
लिमिट, जो लिमिट है टाइम की, जो लिमिट है उसको हम ऑलमोस्ट जीरो जितना कर देते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई एक वर्क स्टार्ट हो रहा है, फिर वो लंबे समय तक नहीं चलता है। वर्क जैसे ही स्टार्ट हुआ, थोड़ा टाइम खत्म। अभी आप बोलिए कि कितना पावर प्रोड्यूस हुआ। तो पावर प्रोड्यूस होने में बहुत कम टाइम मिला। अगर टाइम बहुत कम मिल रहा है तो आप एवरेज थोड़ी ना बोल सकते हैं। आप देखो, कोई एक कार यहां से स्टार्ट होकर लंबी दूरी तय करती है और फिर कोई दूसरे स्थान पर पहुंचती है, तो मैं वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करता हूं? मैं वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करता हूं कि भाई v मतलब कि कौन सा v? एवरेज v। एवरेज v क्या होता है? तो कि पोजीशन में जो चेंज हुआ वो और टाइम में जो चेंज हुआ वो। लेकिन मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं, मतलब कि मैं मेरी स्टार्ट होती है, जैसे ही स्टार्ट होके आगे बढ़ती है मैं कहता हूं बस समय खत्म। बोलो आप वेलोसिटी में क्या चेंज आया? तो अभी तो कार जस्ट थोड़ी मूव हुई, तो आप इसमें एवरेज थोड़ी ना लगाएंगे। फिर जो हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्या पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर पूछ रहे कि इस सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम बहुत छोटा मिला। तो यही को आप क्या बोल देते हैं? dx अपॉन dt। अभी ये एवरेज वेलोसिटी ना रह के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। तो सेम चीज, अभी ये पावर एवरेज पावर ना रह के इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर t सेकंड पे कितना पावर है उसको आप बोलते हैं dw अपॉन dt। हेलो, dw को आप कभी कभार ऐसा लिखते हैं f डॉट dr। हेलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx अपॉन dt को तो आप v बोलते हैं। तो f डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कि v, f डॉट dr अपॉन dt को आप v बोल देते हैं। तो पावर की अलग फॉर्मूला एक आई, p इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको इंस्टेंटेनियस बोला गया हो। एवरेज का फॉर्मूला नहीं है ये, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है। पावर के ये भी सारे फॉर्मूलाए हैं, ये भी फॉर्मूलाए हैं। तो ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का है। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन को तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, dv अपॉन dt। हेलो, आप ये भी लिखते हैं एक्सेलरेशन मतलब क्या? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा मिला तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। तो वही सारी चीजें इसमें भी है। एक के बाद एक सारी चीजें मैं आपको मॉड्यूल में से बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपके सामने रखी गई है पावर में से। So far we have not considered the time taken in doing work, in raising a body to a definite height from a given position. If the time taken is 1 second, 1 hour different, the work done in each case is same. But the rate of which work is done in each case is different. In many cases, the rate of doing work is more important than actual work done. Right? Hence, a physical quantity known as power is defined. क्या बोल रहे हैं वो? सब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड लेवल पे है, तो ग्राउंड लेवल पर से आपको ये हाइट तक आपके ऑब्जेक्ट को ले जाना है। मतलब कि वर्क कितना करना है? यहां से लेके यहां तक ले जाने का वर्क करना है। तो सेम वर्क करने में यहां से ले जाकर आपके ऑब्जेक्ट को यहां तक लाने के लिए मैं 1 सेकेंड भी ले सकता हूं। कभी कभार 1 सेकेंड ना लेके 1 मिनट तक का टाइम लेके मैं उसको यहां से यहां तक ले जाता हूं।
कभी कभार 1 मिनट भी नहीं, 1 घंटे के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाता हूं। कभी कभार तो मैं पूरा साल लगा दूंगा यहां से यहां तक लाने में। तो हर एक किस्से में वर्क तो सेम हो रहा है, लेकिन वर्क करने का टाइम अलग अलग है। अगर वर्क करने का टाइम अलग अलग है तो अभी आपके लिए वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप ये वर्क करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब जाके आपको पावर नाम की कोई क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन लोगों ने डिफाइन किया है कि पावर मीन्स व्हाट, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यू कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। P एवरेज P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, पर आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए कोई टी टाइम पे, तो आपको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। सो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, सो पावर का फॉर्मूला आएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सो पावर मीन्स वर्क अपॉन टाइम, और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और डब्ल्यू अपॉन टी, और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे डेल्टा के आना चाहिए, डेल्टा के अपॉन टी, और डेल्टा यू अपॉन टी, और एम जी एच अपॉन टी। जितने भी फॉर्मूला वर्क या तो एनर्जी के हैं उसको आप टी के साथ डिवाइड कर दो। इफ dw is the work done by an instantaneous force F during the displacement dr, अभी आपको ये बोल रहे हैं कि dw की जगह पे आप F डॉट dr लिखो, ऐसा बोल रहे हैं। देखो आगे फॉर्मूला है P का dw अपॉन dt, लेकिन dw की जगह पे F डॉट dr लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। dr अपॉन dt को आप वेलोसिटी बोलते हैं। सो पावर का फॉर्मूला आएगा F डॉट v। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी अभी बता दी है। फिर आता है उसके यूनिट के बारे में, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, वॉट भी बोल सकते हैं, किलोवाट भी बोल सकते हैं, मेगावाट भी बोल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। जेम्स वॉट, सी जेम्स वॉट की याद में उसको बोला जाता है वॉट, स्टीम इंजन जिसने बनाया था। सी पावर की फॉर्मूला है W अपॉन टी, लेकिन इसी में से मैं W को सब्जेक्ट करूं तो हो जाता है P इंटू टी। ये होता है पावर, लेकिन ये पावर नहीं है, ये है एनर्जी, या तो वर्क डन बोल सकते हैं आप। पावर का यूनिट है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट बोल सकते हैं आप। SI यूनिट ऑफ पावर इज, जूल पर सेकेंड बोल सकते, या तो आप इसको वॉट बोल सकते। पूरा वॉट नहीं लिखना है तो कैपिटल में W लिख सकते हैं। एनर्जी का जो SI यूनिट है एनर्जी का, तो एनर्जी का क्या होगा, देखो पावर का है वॉट, टाइम का है सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर पावर को आप लिखो जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब सेकेंड सेकेंड कैंसिल, जूल बोल सकते हैं। तो एनर्जी का SI यूनिट है जूल, या तो वॉट इंटू सेकेंड, लेकिन पावर का SI यूनिट है जूल पर सेकेंड या तो वॉट। डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में हम ज्यादातर डे टू डे लाइफ में इन डे टू डे लाइफ यूनिट ऑफ पावर इज, डे टू डे लाइफ में पावर का यूनिट क्या है, हॉर्स पावर। और डे टू डे लाइफ में एनर्जी का यूनिट क्या है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है किलो वॉट आवर। इसको डिनोट करते हैं HP, हरक पदुड़िया नहीं भाई, HP हॉर्स पावर। इसको डिनोट करते हैं किलो
वॉट आवर kWh। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है ना, वो एनर्जी जिसमें किलोवाट आवर होता है। अभी आपको ये भी इंटरेस्ट पड़ेगा कि डे टू डे लाइफ वाले यूनिट में और ऐसा यूनिट में रिलेशन क्या है, मतलब कि एक हॉर्स पावर मतलब कितने वॉट होंगे। तो रिलेशन ये है, एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है वॉट से। एक हॉर्स पावर मतलब इतने वॉट कंबाइन हो गए तब एक हॉर्स पावर होगा। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल। हेलो, किलोवाट आवर, देखो वॉट इंटू सेकेंड है, यहां पे किलो कर दो, सेकेंड का आवर कर दो, तो किलो कर दो आवर कर दो, तो ये किलोवाट आवर हो जाएगा। यहां पे 1 वॉट, मेरे को क्या चाहिए, 1 किलोवाट आवर। अगर आपके पास वॉट इंटू सेकेंड होगा तो आप उसको जूल बोल सकते हैं। मेरे पास किलोवाट आवर है, तो किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 वॉट इंटू आवर, और आवर को क्या लिख सकता हूं, 3600 सेकेंड बोल सकता हूं ना। तो 1 किलोवाट मतलब क्या, 3600 पीछे 000 वॉट इंटू सेकेंड को आप जूल बोल सकते हैं। सो 3600 000 जूल। ये इतना बड़ा ना बोल के आप ये भी बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर मतलब इतना जूल हुआ। ये 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। हम जनरली लाइट बिल भरते वक्त क्या देखते हैं कि आपने पूरे मंथ के दौरान कितने यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया। वो यूनिट क्या है, वो यूनिट कुछ नहीं है, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मतलब इतना जूल। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको बोली गई है कि भाई एक हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट होता है। अगर आप W को सब्जेक्ट करें तो P इंटू टी हो जाता है, और उसको आप एनर्जी बोलते हैं, और वो एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, the work done at the rate of 1 kilowatt in 1 hour is called 1 kilowatt hour। कभी कभार आप उसको ही 1 किलोवाट आवर को ही आप यूनिट बोलते हैं, तो एक यूनिट बोलो या तो 1 किलोवाट आवर बोलो या तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बोलो। यहाँ पे वो मैंने जो कन्वर्सेशन किया वो कन्वर्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में अच्छे से याद रख लेना। रिमेंबर दैट यूनिट और किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द पावर। पावर का यूनिट नहीं है, पावर का यूनिट तो वॉट है। एनर्जी का यूनिट या तो किलोवाट आवर है। ठीक है, अगर आप 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे तक ऑन रखते हैं तो 1 वॉट या तो आप सॉरी 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके पास इतनी सारी फॉर्मूलाएं थी, वो आपको याद रखनी होगी कि ये सारी में से आप कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 60 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 60 मीटर तक 100 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को आपको ले जाना है, तो कितना पावर जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। तो आप देखिए, पावर की जितनी भी फॉर्मूलाएं है उसमें से ये फॉर्मूला ही ज्यादा बेटर है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसमें हाइट गेन हो रही है। आपका ऑब्जेक्ट लोअर मतलब कि ग्राउंड में से कोई हाइट गेन कर रहा है, अगर कोई हाइट उसको मिल रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। डेल्टा यू मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। फाइनल मतलब क्या,
mg इंटू जो हाइट गेन की है वो हाइट माइनस इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट 0 हाइट पे था तो mg इंटू 0 अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि स्टार्टिंग में टाइम 0 होगा, पहले कुछ टाइम उसको एज हाइट तक ले जाने के लिए कोई टाइम t लगा होगा, सो फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 था। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हो गई mgh अपॉन टी। सो पावर की ये फॉर्मूला है mgh अपॉन टी। ठीक है, अभी आप ये फॉर्मूला में सारे डेटा पुट अप कर दो। मास है 100 किलोग्राम, हाइट है 60 मीटर, टाइम है 1 मिनट। मास है 100 किलोग्राम, जी नहीं दिया है लेकिन आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। हाइट है 60 मीटर, टाइम है 1 मिनट, पर उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो 60 सेकेंड हो गए। सो 60 विल बी कैंसल, 1000 रहेगा कि क्या रहेगा, कितनी हाइट है, 1 मिनट का टाइम है, 60 मीटर हाइट है और 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, बराबर है। तो 100 इंटू 10, 1000 जितना कुछ आंसर आएगा 1 मिनट का सेकंड कर दो। क्यों कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे मिस्टेक होना चाहिए, 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लोगे तो 100 इंटू जी इंटू एच अपॉन टी, तो कैंसल, आंसर आएगा 1000 वॉट। आपका आंसर वॉट में ही चाहिए। देखो तो अब इसका आंसर क्या दिया गया है, इसका आंसर बोला गया है 980 वॉट। 980 वॉट बोलो, क्योंकि उन लोगों ने जी की वैल्यू 9.8 ली, हमने 10 लिया है। तो 980 वॉट भी ऑप्शन में नहीं है ना, देखो ऑप्शन में किधर भी 980 वॉट है क्या, यस बी ऑप्शन है 980 वॉट। तो अगर हमने जी का वैल्यू 10 लिया है तो हमको आंसर क्या मिलने वाला था, हमको आंसर मिलने वाला था 1000 वॉट। तो हमने देखा नहीं यहाँ पे कि जी का वैल्यू दिया गया है 9.8। अगर 9.8 पुट करोगे तो हमारा प्रोसीजर तो सेम ही है, बस जी की जगह पे 9.8 लिख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। What is the value of needed power to take an object of 200 kilogram at the height of 120 meter in 1 minute? Again, take the value of g as 9.8 meter per second square. See, same to same question is there. Mass is given, g is given, height is given, time is given, everything is given. So you just have to put up the data and simplify that term. You will get your answer. See, water is falling on a turbine blade at a rate of 50 kilogram per second. This time rate of water is given 50 किलोग्राम पर सेकेंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है तो देखो 50 किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम यूनिट है मास का, और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। सो अल्टीमेटली जो आपको दिया है वो m अपॉन टी डायरेक्ट दे दिया गया है। आपको ये नहीं बोला है कि मास कितना है, आपको ये नहीं बोला है कि टाइम कितना है, लेकिन m अपॉन टी डायरेक्ट दे दिया गया है। g की वैल्यू 10 लेनी है, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, हाइट दे दी है 50 मीटर, h इज 50 मीटर, टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहे हैं आपको। सो अगेन पावर की फॉर्मूला क्या है, mgh अपॉन टी। तो देखो पावर भी नहीं है टाइम भी नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो कुछ देना चाहिए उसको। पावर पूछा है, टाइम नहीं दिया, लेकिन टाइम की कोई जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि देखो m अपॉन टी डायरेक्ट दिया है, m अपॉन टी डायरेक्ट दिया है। सो m अपॉन टी की जगह पे आप 50 लिख दो, g की जगह पे आप 10 लिख दो, h की जगह पे आप 50 लिख दो, तो 5 इंटू 5 25,000 वॉट, ये आपका आंसर आएगा 25,000 वॉट। ऑप्शन में 25 किलो वॉट है तो इसको आप कन्वर्ट करके 25 किलो वॉट भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये बढ़िया रास्ता है, ना तो m दिया ना तो t दिया, डायरेक्ट m अपॉन t दे दिया। सो इसमें वेरिएशन करते रहेंगे। इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर। अब की बार तो आपको पावर भी दे दिया है। टाइम कितना लगेगा पूछ रहे हैं। 200 किलो का ऑब्जेक्ट है, 40 मीटर ऊपर ले जाना है, जी की वैल्यू 10 है। वंस अगेन अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, mgh अपॉन टी। पावर 10 किलोवाट है, मतलब कि 10,000 वोट। मास कितना दिया है, 200 किलो का ऑब्जेक्ट 40 मीटर तक ऊपर ले जा रहा है। 200 किलो का ऑब्जेक्ट, जी की जगह पे 10, हाइट की जगह पे 40 मीटर। टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है। बस टाइम को सब्जेक्ट कर दो, 200 इंटू 10 इंटू 40 अपॉन 10,000। 1 2 3 1 2 3 4 4 4 2 8 सेकेंड लगेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? 8 सेकेंड के अंदर अंदर वो पानी, सॉरी क्या पूछा, engine develops 10 kilowatt, how much time will it take to lift a mass of this much to height this? तो 8 सेकेंड लगेगा आपके इंजन को वो वर्क करने के लिए। यहां पे देखिए, what is the power of a pump which can pump 200 kilogram water to a height of 200 meter in 10 सेकेंड। पावर पूछा है, मास दिया है, जी दिया है, हाइट दी है, टाइम दिया है। अगर सारी की सारी चीजें दे दी गई है तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? खुद ब खुद सॉल्व कीजिए, क्या आता है वो देखिए, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है। A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at a time t is proportional to what? See, in this question, they are saying that your body is initially at rest. मतलब V0 is equal to 0 meters per second. After it is performing one-dimensional motion with constant acceleration. So A is constant. We don't know what is the acceleration of that object, but acceleration is constant, right? You want to find out the power delivered to it at a time t is proportional to what? Here you are finding out the instantaneous power, because power at time t, that you want to find out. So एक कोई पर्टिकुलर टाइम के दौरान अगर आपको पावर चाहिए तो पावर का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट वी। देखो, आपको पूछ ये रहे हैं कि पावर किसके प्रोपोर्शन में है। ऑप्शन में सभी जगह पर टी है, आपके पास तो एफ और वी है, तो आप इसमें कुछ ऐसा कीजिए ताकि टी आए। तो आप ये कर सकते हैं ना, v की जगह पे, वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर सकते हैं, फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप am² कर सकते हैं। देखो, आप एक बार ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो उसका मास कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट दिया है, तो आपका पावर वेरी किसके साथ होगा, P प्रोपोर्शनल टू T के साथ वेरी होगा। हेलो, सो अल्टीमेटली B इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी बाय दिस फोर्स, सो द बॉडी गेट्स द वेलोसिटी अप टू दिस, फाइंड द कांस्टेंट पावर। F दिया है, V दी गया है, सो पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट वी। F की जगह पे आप लिख सकते हैं 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट।
और v की जगह पे आप लिख सकते हैं 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 3k कैरेट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको सिखा दिया गया है। वर्क के अंदर भी हमने कुछ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया जिसमें स्केलर प्रोडक्ट का यूज होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में होता क्या है, आई कैरेट का मल्टीप्लिकेशन आई कैरेट के साथ होता है, जे कैरेट का मल्टीप्लिकेशन जे कैरेट के साथ होता है, और के कैरेट का मल्टीप्लिकेशन के कैरेट के साथ होता है। आई कैरेट का जे कैरेट के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, आई कैरेट का के कैरेट के साथ का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो यहां पे करना क्या है, 2i और 3i ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 3 2 6, आई डॉट आई तो 1 हो गया। फिर ये दोनों के बारे में सोचिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। 4 3 12, जे डॉट जे 1 हो जाता है, प्लस 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 4 3 12, के डॉट के 1 हो जाता है। 12 प्लस 6 आंसर आएगा 30, पावर आएगा 30 वॉट। हेलो, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, लेकिन आंसर स्केलर है। देखो, फाइंड द कांस्टेंट पावर, पावर इज 30 वॉट। ओके, तो अगर मैं f की जगह पे कोई और वेक्टर दे दूं, v की जगह पे कोई और वेक्टर दे दूं और वापस से पावर पूछो, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखो, ये वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जस्ट वैल्यू चेंज कर दी है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना। देखो, साइन सोचना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये सारे आप साइन भी देखते रहना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ मैन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकंड, अनदर मैन कैन डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 20 सेकंड, द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर ऑफ फर्स्ट मैन टू द सेकंड मैन इज व्हाट? हियर they are asking for the ratio of the power, ratio of the first person over the ratio of the second person. Both the persons are doing same amount of work, work is same but time is different. So P1 is equal to W upon T1, P2 is equal to W upon T2. I am not writing W1 and W2 because work done is same, W upon T1, W upon T2. So ultimately WW will be cancelled, answer is T2 upon T1. So power P1 upon power P2, the ratio of first person over the second person is equal to T2 upon T1. What is the second time? 20 seconds. First time is 10 seconds. So ultimately this is 20 upon 10, so it is 2 upon 1. P1 upon P2 is nothing but the 2 upon 1. So option C will be correct. Hello, are you getting my point? Why I am applying this formula? Why I am not writing W1 and W2? ये सारी चीजें आप दिमाग में अच्छे से समझते रहना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, a person A does 500 joule of work in 10 minutes, another person B does 600 joule in 20 minutes. This time work done is not same. आपको क्या पूछा गया है कि उसके पावर का कंपैरिजन कीजिए, तो अगेन आपको करना तो यही है, लेकिन इस बार पहले का वर्क W1 हो जाएगा, दूसरे का वर्क W2 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला W1 अपॉन W2 इंटू T2 अपॉन T1 में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला इंसान 500 जूल वर्क करता है, दूसरा इंसान 600 जूल वर्क करता है। पहले इंसान को टाइम लगता है 10 मिनट, दूसरे इंसान को टाइम लगता है 20 मिनट। हेलो, तो P1 अपॉन P2 क्या हो रहा है? 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 10 अपॉन 6,
P1 upon P2 is 10 upon 6. Ultimately, it is 5 upon 3. So you can say that P1 is equal to 5 by 3 P2. फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो आंसर आएगा 1.6 समथिंग P2. मतलब कि पहले इंसान का पावर दूसरे इंसान के पावर से 1.6 टाइम्स है. So P1 is larger. So you can say that P1 is greater than P2. हेलो, बात समझ में आ रही है आपके? कुछ नहीं किया है, जस्ट फॉर्मूला के अंदर सारी चीजें अप्लाई की. सर इसमें किधर लिखा है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है? तो फिर आपने रेशियो क्यों फाइंड आउट किया? अरे भाई कंपैरिजन करना है ना. तो कंपैरिजन कैसे करोगे? ये वाला इससे कितना बड़ा है या ये वाला इससे कितना छोटा है, मतलब आपको यहां तक तो आना पड़ेगा ना कि P1 इज इक्वल टू समथिंग P2. तो P1 इज इक्वल टू समथिंग P2 के लिए मेरे को करना क्या होगा? P1 अपॉन P2 ही करना होगा ना. ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. This is the most wonderful question of today's lecture. It was asked in NEET 2016. See, this is very simple question if your 12th standard is completed. Right now you are in 9th standard, so it will be little bit difficult for you, but I am sure once you completed your 12th standard, then after it will be very easy for you. Even after solving this question, you seems it is easy, but in first try, I am not sure that you can able to solve this question in your first try. If you want to do, you can. I am waiting for a few seconds. You just read the data. A body of mass 1 kilogram begins to move under the action of a time dependent force F is equal to something. I and J are the unit vectors of x and y axis. What power will be developed by the force at the time t. टी टाइम पे क्या पावर आएगा वो पूछ रहे हैं, फोर्स दिया है. तो आप तो एकदम खुश हो जाओगे क्योंकि आपको मालूम है पावर मतलब क्या, एफ डॉट वी. सर हमको तो एफ दिया है ना, 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. ठीक है एफ दिया है, लेकिन आप ये बताओ कि v कहाँ पे दिया है? अगर आपको v दिया ही नहीं है तो आप पावर फाइंड कहाँ से करोगे? मास दिया है, आपके पास दो चीजें दी गई है. मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड एफ इज इक्वल टू 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. हेलो, यहां पे मैं अच्छे से लिख लेता हूं. मैं मास इज 1 किलोग्राम, फोर्स इज 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. यहां से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीजें आएगी. देखो कैसे भी करके आपको वेलोसिटी के ऊपर पहुंचना है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी तो है नहीं. तो ये दोनों का इस्तेमाल करके आप वेलोसिटी तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सर वेलोसिटी का तो मालूम नहीं, लेकिन एफ दिया है, एम दिया है, मतलब हम एक्सेलरेशन तक तो जा सकते हैं. तो फोर्स की जगह पे लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. एम की जगह पे लिख दो 1 किलोग्राम. सो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आपका आएगा a इज इक्वल टू 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तक जा सकते हैं, एक्सेलरेशन में से आप वेलोसिटी तक जा सकते हैं उसका इंटीग्रेशन करके. a को लिख सकते हैं आप dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2ti कैरेट प्लस 3t स्क्वायर जे कैरेट. मतलब कि dv क्या हो जाएगा 2ti कैरेट प्लस
3t² जे कैरेट इंटू dt। हेलो, अभी आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 3t² जे कैरेट इंटू dt। इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको मालूम है, जिन लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर फाउंडेशन रखा होगा उसको मालूम है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको था डायरेक्ट 9th में ही फाउंडेशन आया, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो, इंटीग्रेशन t⁻⁴ dt, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड ऐसे करते हैं, इंटीग्रेट द टर्म t⁻⁴ with respect to t। ये साइन का मतलब होता है इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो? ये वाली साइन और पीछे जो ये रहता है उन दोनों के बीच में जो भी होता है उसको इंटीग्रेट करो। इसको dt आया मतलब कि t के रिस्पेक्ट में। अगर सेम चीज ऐसे होती, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx, तो इसको ऐसे बोलते, इंटीग्रेट द टर्म x⁻² विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा होता इंटीग्रेशन dt, बीच में कुछ नहीं होता। अगर बीच में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही, और 1 को ही आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को ही आप ऐसे लिख सकते हैं t⁻⁴, मतलब कि आपको कुछ नहीं दिया है, इंटीग्रेशन dt बोला है, तो उसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको एक बार रीड करना आ गया, तो रीड करने के बाद आपका इंटरेस्ट किस में होता है कि आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन होता क्या है। इसको बोलते ऐसे है, पर इंटीग्रेशन होके क्या हो जाता है। तो देखो, t के ऊपर एक पावर है, t के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक भी हो सकता है। देखो, ये बोलते क्या है, 1 इंटू t⁻⁴। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आपको कुछ नहीं करना है। t⁻⁴, t⁻⁴ का क्या हो जाता है, जो भी पावर है उसमें एक पावर बढ़ेगी, नई पावर जो भी मिलती है वो पावर नीचे आएगी 2। अल्टीमेटली इसका आंसर आता है t² / 2। इंटीग्रेशन x² dx क्या होता है, x की जो भी पावर थी उसमें एक पावर बढ़ेगी। देखो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर जो भी नई पावर मिली वो नीचे लिखनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, x³ / 3। यहां पे देखिए, इंटीग्रेशन dt बोलो या तो इंटीग्रेशन t⁻⁴ dt बोलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी पावर है उसमें एक पावर बढ़ेगा, नया पावर नीचे आएगा, मतलब t⁻⁴ मतलब कि t। तो इंटीग्रेशन dt t हो गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इंटीग्रेशन 5t² क्या आएगा, 5t² dt होता तो 5 बाहर निकलता, t² का होता t³ / 3। तो यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है। इंटीग्रेशन dv हो जाएगा v। इंटीग्रेशन है, दो टर्म्स है, तो पहली टर्म का करो प्लस दूसरी टर्म का करो, 2 बाहर निकल गया, t की एक बढ़ेगी, नई पावर नीचे आएगी, रहेगा, मतलब कि इंटीग्रेशन करोगे तो ये कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा स्क्वायर, उसमें एक बढ़ 3, 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल, सो v क्या हो जाएगा, t² i² प्लस t³ j²। आपके पास डेटा में v नहीं था, यही दो चीजें थी, लेकिन यहां से आप v तक पहुंच गए। वो v की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो, 2t i² प्लस 3t² j² इंटू v, मतलब कि
टी स्क्वेयर आई कैरेट प्लस टी क्यूब जे कैरेट। आई कैरेट का आई कैरेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, जे कैरेट का जे कैरेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आपका आंसर आएगा 2t इंटू टी स्क्वेयर 2t क्यूब आई कैरेट 1 प्लस 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 3 टी स्क्वेयर इंटू टी क्यूब 3t⁵5। सो पावर का आंसर ये आएगा 2t क्यूब प्लस 3t⁵5 वॉट is the correct answer. See, this is the only tough question in this lecture, but it is not actually a tough question because you are in standard 9, that's why it is tough for you. But once you completed your standard 12, then it is a very easy question. So NEET 2016, there is a simple question from work power energy. See, अगर आपको समझना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन मेरे को लिखना है तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप एक के बाद एक दिखाए हैं यहाँ पे, तो आप ये लिख लेना कहीं पे भी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम लेवल 2। हाउ मच work is done at the rate of 40 watt in 40 seconds. Power is given, time is given, and asking for the work done. So the formula of work done is nothing but the power into time. Power is 40 watt, time is 40 second, 40 into 40 1600 joule, watt into second is joule. So work is 1600 joule. Actually it is not level 2 question, it is very simple question, right? So answer is 1600 joule. ये वाला देख लो, 100 watt electric bulb is used for 5 hours. How much energy is consumed by the bulb? See, this is the electric energy. bulb ने कितना energy use किया, आपको कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि इसका आंसर कौन से यूनिट में देना चाहिए, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन करूं कि आपकी हाइट कितनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी हाइट किस यूनिट में दीजिएगा, लेकिन फिर भी कोई बंदा बोलेगा कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, या तो मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर जितनी है। हाइट के सिर्फ दो ही यूनिट रेगुलर लाइफ में है, या तो सेंटीमीटर में बोलो या तो फुट इंटू इंचेस में बोलो। आप कभी अपना हाइट ऐसा थोड़ी बताएगी कि मेरी हाइट 0.002 किलोमीटर है, नहीं बोलते ना भाई। तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसका कोई यूनिट नहीं पूछा गया कि कौन से यूनिट में देना है, फिर भी आपको यूनिट किलोवाट आवर ही लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी रेगुलर लाइफ में किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। तो आपका आंसर तो आ गया है, 100 वॉट का बल्ब है। पावर इंटू टाइम करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब पावर इंटू टाइम, 5R। लेकिन ऐसा करने से आपका आंसर आएगा 500 वॉट इंटू आवर। आपको किलो वॉट चाहिए, तो वॉट को किलो में तब्दील करने के लिए 500 इंटू 10⁻³ किलो वॉट आवर होगा ना। तो ये आंसर क्या आएगा? 0.5 किलो वॉट आवर। This much energy is consumed in the bulb for 5 hours if the rating of the bulb is 100 watt. वो आगे एक लाइन थी ना, 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे तक शुरू रखोगे तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। यहाँ पे 5 घंटे शुरू रखा तो 0.5 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ। होमवर्क है, लिख लेना सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से खुद ब खुद ट्राई करना। यहाँ पे सारा चैप्टर हम पूर्ण घोषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्तु, थैंक यू। नए चैप्टर में कुछ नए टॉपिक के साथ वापस हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।